जी अस्सलाम वालेकुम। तो नॉर्मलाइजेशन की दूसरी एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है ना इस वीडियो में देख लेते हैं। पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल की जो हमने मुख्तलिफ जो है ना एग्ज़ाम्स में देखी है, उसके बाद पास पेपर में भी एक बार आ चुकी है। और अब देखते हैं हम लोग इस एग्ज़ाम्पल को। इसमें आप वही तरीका है, सबसे पहले आपने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने इसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए आप देखोगे सबसे पहले कि आपके इस टेबल में कितनी एंटिटीज़ के हवाले से डिस्कशन हो रही है। तो हमें मेरा ख्याल है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि इनवॉइस के हवाले से यहाँ डिस्कशन है, ठीक है। कस्टमर आपको नज़र आ रहा है, कस्टमर के हवाले से डिस्कशन है, और आइटम के हवाले से डिस्कशन है। तो ठीक है, आपने साइड पे नोट कर लिया है। तीन एंटिटीज़ के हवाले से डिस्कशन है, इनके ख़ास एट्रीब्यूट्स वो जो हमने बात की थी कि की एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं। हम बात करें तो इनवॉइस आईडी, तो कस्टमर आईडी और आइटम आईडी, ठीक है। आउट ऑफ दीज थ्री जो सबसे ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर हैं, हमने सेलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनवॉइस आईडी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने आइटम आईडी को सेलेक्ट कर लिया। तो वही बात जो आपको लास्ट वीडियो में भी बताई है कि आप लिखोगे कि ये टेबल आपका अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, जिसका मतलब है कि इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर वही जुमला दोबारा लिखो कि रिपीटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट करके आप इसे कन्वर्ट कर दोगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फिर जुमला लिखोगे कि वी सेलेक्टेड invoice ID and item ID as a primary key in order to remove the repeating groups from the table। ये 4-5 जुमले आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि हम इस टेबल को रीड्रॉ करेंगे, और हमने इनवॉइस आईडी को और आइटम आईडी को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, और साथ बेशक आप इन दोनों पे एरो बना के पी के भी लिख दो, तो दोनों आपको नज़र आएगा कि आपने एक प्राइमरी की इंट्रोड्यूस करवाई जो कंसिस्ट कर रही है दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर। पहले भी काफ़ी बार इससे बात हुई है, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती, ठीक है। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, तो ये बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स पे वो कंसिस्ट कर रही है, ठीक है। आगे आपको पता है कि आप फिर लिखोगे कि द अबव टेबल इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसका मतलब है कि इसमें एग्जिस्ट करती है पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर इस जुमले को लिखोगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करके हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले कि हम डिपेंडेंसीज को शो करें, हम टेबल को ज़रा गौर से देख लेते हैं। इस टेबल में हमें नज़र आ रहा है कि इनवॉइस डेट अगर हमें पता चल जाए, अगर मालूम करनी है, अगर इनवॉइस डेट मालूम करनी है तो इनवॉइस आईडी पे वो डिपेंड कर रही होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अगर आइटम नेम मालूम करना है तो हमें आइटम आईडी पता हो तो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर ऊपर अपने टेबल को ज़रा गौर से देखें, इनवॉइस आईडी पे डिपेंड कर रहा है इनवॉइस डेट। और अच्छा, एट्रीब्यूट्स की जो सीक्वेंस होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है ना, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा कि मैटर नहीं करता, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कॉलम साथ साथ लिखें या फिर दो तीन कॉलम्स के बाद लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं इनवॉइस डेट को यहाँ से उठा के एंड पे भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इनवॉइस टोटल देखें, हमने इस एग्जांपल में देखा है कि इनवॉइस डेट के काफ़ी बाद में लिखा हुआ है, तो कोई मैटर नहीं करता। इनवॉइस आईडी मालूम अगर हमें हो तो इनवॉइस की डेट और इनवॉइस का टोटल पता लग सकता है। आप टेबल को गौर से देखो ना, 601 की इस डेट की इनवॉइस का ये टोटल है, 602 की इस डेट की इनवॉइस का ये टोटल है। दैट मीन्स के तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर आप देखो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, हमें अगर इनवॉइस आईडी मालूम हो तो इनवॉइस की डेट मालूम हो सकती है, इनवॉइस का टोटल भी मालूम हो सकता है। वही पिछली एग्जांपल वाली बात, क्योंकि हमारा कंसर्न इस टाइम पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, तो हमने कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को इसके साथ लिख दिया। आप भले दूसरे टेबल के साथ लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसके साथ लिख दिया कि इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और आगे जाके देखा कि इनवॉइस टोटल भी एक एट्रीब्यूट है जो इसी से कंसर्नड है, तो हमने इसके साथ यहाँ पर लिख दिया। फिर हम गौर से देखें तो अगर हमें आइटम आईडी मालूम हो जाए तो आइटम का नेम मालूम हो सकता है, तो हमने यहाँ पे, और आइटम की प्राइस भी मालूम हो सकती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आपके ज़हन में आ रहा होगा क्वांटिटी क्यों नहीं लिखा। हम वापस टेबल में ज़रा आए। अच्छा, कभी कभी जो है ना इस तरह की एग्जांपल्स में हम डाटा पे, अगर एट टाइम्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो आपका टेबल, तो थोड़ा सा डाटा पे गौर किया जा सकता है, ठीक है। अब गौर से देखो तो आइटम आईडी 1 जहाँ लिखा होगा स्कैनर की बात हो रही है, जहाँ 1 लिखा होगा स्कैनर की बात हो रही है। जहाँ पे
2 लिखा होगा तो माउस की बात है, 2 लिखा होगा तो माउस की बात है। ऑल राइट। और स्कैनर की प्राइस 10 है, माउस की प्राइस 20 है, माउस की प्राइस 20 है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ स्कैनर आ रहा है फर्स्ट में लास्ट में, उसकी प्राइस वही है। यानी कि आईडी अगर पता चल जाए तो नेम मालूम हो सकता है। जहाँ 1 की बात होगी तो स्कैनर ही की बात होगी, और अगर स्कैनर है तो उसकी प्राइस 10 ही होगी, ठीक है। लेकिन अब गौर से देखिएगा, स्कैनर के आगे कभी यहाँ 50 लिखा है, कभी स्कैनर के आगे 40 लिखा हुआ है, यानी कि क्वांटिटी उसकी फ्लक्चुएट कर रही है। अगर आप लोग ये बात समझ गए हों कि देखें ये क्वांटिटी किसके लिए है, इस स्कैनर ही की है, ठीक है। स्कैनर मींस आइटम 1 ही की है, आइटम आईडी 1 ही की है, लेकिन ये किस इनवॉइस से रिलेटेड है। सिमिलरली ये स्कैनर, ये 40 क्यों लिखा है, ठीक है, ये स्कैनर की बात हो रही है, लेकिन ये क्वांटिटी स्कैनर की हम सिर्फ आइटम आईडी मालूम की मदद से क्वांटिटी नहीं मालूम कर सकते। कभी 1 के लिए 50 लिखा है, कभी 1 के लिए 40 लिखा है। तो बेसिकली अगर हमें मालूम करना है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी डिपेंड करिए कि कौन सा आइटम किस इनवॉइस से जो है ना कंसर्न है, यानी कि किस इनवॉइस में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में गया है। अगर आप बात फॉलो कर रहे हो तो बेसिकली ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है आईडी, आइटम आईडी और इनवॉइस आईडी पे। तो अगर हम इसको देखें, हमने इसे कैसे मेंशन किया है, अगर हमें इनवॉइस आईडी और आइटम आईडी पता चल जाए तो हमें आइटम की क्वांटिटी मालूम हो सकती है। हमें ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम इसे आइटम क्वांटिटी को आइटम के साथ लिख दें, तो ये मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को कराई है कि कभी कभी इस तरह से भी आपको डाटा पे गौर करना पड़ सकता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। आगे आप लोगों को पता है इनको मेंशन करने का मकसद ही ये था कि आप इनके 3 टेबल्स बनाओ, तो आपने इनको 3 टेबल्स में स्प्लिट कर दिया। साथ ही ऊपर जो हमने बात की थी कि आप यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ये जो आपने एरोज़ वगैरह बना के दिखाते हो, ये आपने पार्शियल डिपेंडेंसी दिखाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। और इससे पहले आप पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन भी बता दो तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। बस यहाँ तक जो है सारी की सारी एफ़र्ट है। यहाँ पर एक बात मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले करता चला जाऊँ कि अगर आप देखो फर्स्ट में तो आपने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स को की बनाना है, आप फर्स्ट में चले जाते हो और जो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है। सेकंड में आपको थोड़ा सोचना होता है, आपको सेकंड में थोड़ा सोचना होता है। अच्छा, सोचना भी क्या है, आपने जिनको की बनाया है आप उन्हीं को तोड़ के 2 टेबल्स तो कर देते हो, लेकिन तीसरे टेबल के लिए आपको सोचना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। बस ये इसी की सारी एफ़र्ट है और तो कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी नोट की है कि इनवॉइस टोटल में इनवॉइस के स्पेलिंग वी लिखा गया मिस्टेकनली, तो ये इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस टोटल। तो बल्कि इसी से बात कि जो एट्रीब्यूट्स का नाम क्वेश्चन में लिखा होगा आपने उन्हीं को बार बार रिपीट करना है, ख़ुद से एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज नहीं कर देने, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर ली। यहीं तक की सारी जो है ना, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ बात होती है वो यहीं तक होती है। मैं इंटेंशनली वीडियो को तेज़ बनाता हूँ, आपको पता है, ताकि कम से कम टाइम में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है, थोड़ा बहुत ही आपको रिवाइज़ करना, जो मेन पॉइंट है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि कम से कम टाइम में आपको बात आप तक कन्वे हो जाए। बस इसके बाद आपको पता है कि आपने कन्वर्ट करना है इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। वही लिखोगे कि अबव टेबल्स जो हैं आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हैं, दैट मींस कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर सकती है या एग्जिस्ट करती है। तो बस आप अच्छा एक चीज़, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये आइटम क्वांटिटी का जो कॉलम है मिस्टेकनली लिखा गया, ये यहाँ पे नहीं है, ये 3 कॉलम्स ही हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पे नहीं है, क्वांटिटी के लिए हमने अलग से टेबल बना दिया, इनवॉइस आइटम क्वांटिटी टेबल या रिलेशन। बस आप अगर सेकंड को गौर से देखें आपका जो तीसरा टेबल है ना, ये वाला, ये नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है। ये दूसरा टेबल भी आपका नॉर्मलाइज हो चुका है, जबकि ये वाला पहला टेबल था इनवॉइस का, जिसमें आपने कहा कस्टमर ऐसे मुफ्त में ही आ गया साथ, तो बस आपने इसको अलग करना है। देखिए कस्टमर नेम मालूम हो सकता है कस्टमर आईडी की मदद से, कस्टमर आईडी नॉन की एट्रीब्यूट, कस्टमर नेम नॉन की एट्रीब्यूट, बस इसको यहाँ मेंशन कर दें। देखें डेफिनेशन बताने के बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, ये देखें ये एज इट इज़ आ गया, ये देखें ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़, ये नई चीज़ है। कस्टमर आईडी से कस्टमर नेम मालूम हो सकता है, ओके, हो सकता है। अब देखें इनवॉइस के टेबल से कस्टमर गायब,
आइटम का टेबल एज इट इज़, बस ये क्वांटिटी मिस्टेकनली रिपीट हो गया मेरे से, ये भी यहाँ पे नहीं, ऐसे कट कर दीजिएगा। क्वांटिटी का अलग से टेबल ये हो गया, और कस्टमर का अलग से टेबल। कस्टमर पिछले टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट था, यहाँ पे वो की एट्रीब्यूट बन गया और आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज हो गया है। हमने एक डेटाबेस को, एक टेबल को मल्टीपल डेटाबेसेस में यानी कि मल्टीपल टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया है सक्सेसफुली, और ये नॉर्मलाइज हो चुका है। यहाँ तक हमने 2 एग्जांपल्स को रिवाइज कर लिया, एक पिछली वीडियो में और एक इस वीडियो में। इसके बाद एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए, आपकी शायद बुक में भी हो, ये भी आपके सामने, इसको भी अपने पास ज़रूर एक बार अटैम्प्ट करें, और इसमें जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स वगैरह हों वो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके हवाले से भी एक वीडियो बन जाए जिसमें इसका सोल्यूशन हो। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने ख़ुद एक बार प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आप इसको बड़े आराम से टैली कर सकते हो। इसके हवाले से या पिछले क्वेश्चन के हवाले से या सबसे पहली वीडियो के हवाले से किसी किस्म का भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हो। अटेम्प्ट करके इसे लिखें, सुन रहे हैं तो साथ समझें और लिखें इसे, अपने नोट्स बनाएं। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके पास फुल फ्लेज लिखा होना, आपको पता हो कि इसकी लेंथ कितनी है। कम से कम 2-2.5 पेज तक तो आपका ये क्वेश्चन जाता है, इसका सोल्यूशन जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसको भी साथ साथ अच्छे तरीके से कवर करते चले जाएँ। थैंक यू वेरी मच।